नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सबसे पहले कर्नाटक से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। 11 लोगों की मौत की खबर है। पटाखे के गोदाम में भीषण आग लगने की खबर है। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में यह गोदाम है। कंटेनर से पटाखे उतारते समय यह हादसा होना बताया जा रहा है। हादसे में मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में ये गोदाम है पटाखों का, जहां पर ये भीषण आग लगी और कई सारे लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। और अभी भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी ज्यादा मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। पटाखे के गोदाम में भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, कई झुलस चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि और जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ये कर्नाटक की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर पटाखे के गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया और कई सारी गाड़ियों को भी चपेट में इस आग ने ले लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे ही घटनाक्रम में और भी ज्यादा मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। कई सारे लोग झुलस चुके हैं इस हादसे में। और भोपाल में बीजेपी की बैठक चल रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। चुनाव से पहले ये अहम बैठक मानी जा रही है। प्रदेश कार्यालय में बैठक चल रही थी। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान आया कि रूटीन बैठकें हैं, चलती रहेंगी। लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। संगठन के सभी पदाधिकारी बैठक में शामिल रहे। सीईसी की बैठक पर बोले हैं, कांग्रेस सिर्फ सोचती रहेगी, कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है। चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के मैदान बूथ पर उतरे हैं। हमारी तैयारी जोरदार ताकत के साथ हर बूथ को जीतने की तैयारी में जुटे हैं। इसलिए आज भी हमारे सभी वरिष्ठ नेता, ये रूटीन है, लगातार बैठकें चलेंगी। और कांग्रेस की जहां तक सवाल है, तो कांग्रेस तो केवल सोच ही रही है, अब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। चौथी सूची का इंतजार किया जा रहा है। किन व्यक्ति जो और नाम सामने आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया समय पर जो होनी चाहिए वो होती है, और जो आप कह रहे हैं वो भी जल्दी होगी। और अब बात करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर की। बता दें आपको, बिजली कर्मियों की हड़ताल स्थगित हो चुकी है। समझौते के बाद काम पर कर्मचारी लौटे हैं। बिजली संगठनों की पावर मैनेजमेंट कंपनी से चर्चा हुई है। एमडी से चर्चा के बाद कर्मचारी अब काम पर लौट चुके हैं। चर्चा में कई मुद्दों पर सहमति बनी। हड़ताली कर्मियों पर अब जो कार्रवाई होनी थी वो भी निरस्त कर दी गई है। कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। पेंशन, O3 स्टार कंपनी कैडर, संविदा एवं आउटसोर्स के विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी है। निर्धारित जो 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल थी, उसमें आज दिनांक 7 तारीख को हमारे MPPMCL के प्रबंध संचालक श्री रघुराज रावण द्वारा सभी मुद्दों पे चर्चा की गई और एक सकारात्मक हमें MOM दिया गया, जिससे कि हम सभी जो आपकी मेहनत थी उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। और हम सभी से निवेदन करते हैं कि आज हमारी जो हड़ताल अभी चल रही थी उसको हम विड्रॉ करते हैं और आगे हमारा इसी प्रकार से हम लोग संयुक्त रूप से अगली लड़ाई भी लड़ने को यदि होगा तो हम सभी लोग साथ में अपने मुद्दों को सॉल्व कराने के लिए तैयार रहेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की संभावित विधायक प्रत्याशियों की वायरल सूची बवाल मचा रही है। वायरल सूची में बिलासपुर जिले के मस्तूरी और तखतपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं का आक्रोश भड़क गया। पहले मस्तूरी विधानसभा के पार्टी पदाधिकारी और ग्रामीणों ने अरुण साफ के बंगले का घेराव किया और मस्तूरी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी को बदलकर नए चेहरे को मौका देने की मांग की।
तो वहीं देर रात तखतपुर विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के सरकारी निवास का घेराव किया, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विधायक धर्मजीत सिंह को टिकट दिए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कार्यकर्ताओं की बातों को संगठन में रखने की बात कही। कांकेर की बात करेंगे। इनामी नक्सली का सरेंडर हुआ है। इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया। 8 लाख की ये इनामी महिला नक्सली थी जिसने सरेंडर किया है। कांकेर सीमा से लगे गढ़चिरौली में हथियार डाले थे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली का सरेंडर हुआ है। रजनी उर्फ कलावती ने समर्पण किया है, आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में रजनी पर इनाम घोषित था। माओवादी ते आत्मसमर्पण करत आहे। त्यांचे नाव रजनी उर्फ कलावती समैया वेलादी आहे। वय 28 वर्ष, इरबगुट्टा भोपालपट्टणम बिजापूरचे राहणारे आहे आणि ते मागचे 13 वर्षापासून नक्षल चळवळीमध्ये खूप सक्रिय सहभाग होता त्यांचे। 2010 मध्ये ते फरसेगड एलओएस मध्ये रिक्रूट झाले होते। नंतर ओरछा एलओएस। मुंगेली में महिला बाल विकास विभाग में भर्ती का मामला तूल पकड़ने लगा है। विभाग के सभापति और कांग्रेस नेता वशीउल्ला खान ने अधिकारी सुरेश सिंह पर मनमानी के आरोप लगाए। उन्होंने कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इससे पहले बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोलने ने भी आरोप लगाए थे। दोनों पक्षों ने इसकी शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग की और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की सरकार के छवि को धूमिल करने की कोशिश किया जा रहा है मुंगेली महिला बाल विकास अधिकारियों के द्वारा। निष्पक्ष रूप से भर्ती प्रक्रिया होना चाहिए, जो उसका नियम है उसके तहत। मैं इस महिला बाल विकास का सभापति हूँ। मेरे पास भी कई शिकायतें आई, इनको अवगत भी कराया महिला बाल विकास को, लेकिन उसमें कोई ध्यान इनके द्वारा नहीं दिया गया। तो आखिर में जिला पंचायत में हमारी बैठक हुई। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि इसमें जो भी गड़बड़ियाँ हुई है उन आंगनबाड़ी केंद्रों का जांच किया जाए। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और हिना खान को ईडी ने समन भेजा है। तो वहीं अब एक्टर रणबीर कपूर ने ईडी को ईमेल भेजकर पेश होने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। रणबीर पर सौरभ चंद्राकर के बैटिंग ऐप के प्रमोशन का आरोप है। ईडी का कहना है कि इसके लिए रणबीर को हवाला के जरिए कैश पेमेंट किया गया। एक्टर से ईडी जानना चाहती है कि वो इसका प्रमोशन कब से कर रहे हैं, इसके लिए किसने संपर्क किया और पेमेंट किस मोड में मिला। ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने बताया कि महादेव ऐप बैटिंग पोर्टल में बहुत सारा पैसा प्राप्त करके और मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य किया गया। उसके संदर्भ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ रायपुर में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि उसमें कई लोगों की संलिप्तता है, जिसमें सौरभ चंद्राकर हैं जो कि दुबई में सेटल्ड हैं। इस मामले में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को भी समन जारी किया गया था, जिस पर ईमेल के माध्यम से अभिनेता रणबीर कपूर ने 1 सप्ताह का वक्त मांगा। दोबारा समन इश्यू किया जाएगा और आगे नियमानुसार प्रोसीडिंग की जाएगी। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर सीएम भूपेश बघेल के दिए गए बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि इन सब चीजों पर कार्रवाई राज्य सरकार का काम है। इसमें जब हवाला का मामला सामने आता है तब केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, लेकिन बघेल सरकार ने 4 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की और अब केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर रमन सिंह ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा। तो वहीं पीएससी घोटाले को लेकर भी लाखों करोड़ों के लेन देन का आरोप लगाया। आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा यदि कोई है
तो लाखों नवयुवकों के भविष्य की चिंता है। आज छत्तीसगढ़ का एक एक युवा चिंतित है। अब जांच वही कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार किए हैं, तो जांच क्या होगा? ये प्रमाणित हो गया न्यायालय में कि 18 लोगों को अभी न्यायालय ने रोक दिया है पद ज्वाइन करने के लिए। और जिस प्रकार की परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, 50 लाख से 1 करोड़ रुपया का लेन देन की बात, इसके लिए जब तक युवकों का मन साफ नहीं होगा वो पीएससी एग्जाम क्यों देगा? महादेव ऐप का जन्म छत्तीसगढ़ में होता है। जूस बेचने वाला 200 करोड़ की शादी करता है, उनके ओएसडी उनके अधिकारियों से पैसे का लेन देन की बात साबित होती है। जो भी भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में होता है भूपेश से सीधे कनेक्शन मिलते हैं। अब महादेव ऐप के बारे में बड़ा स्पष्ट चीज बता दूं। देहरादून में आयोजित हुए अखिल भारतीय पुलिस साइंस कॉलेज में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए परिवर्तन जरूरी है। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, 1860 से पहले के कानूनों के कारण देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तारीख पर तारीख में बदनाम हो चुका है। अब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के नए कानून कोर्ट के पेंडिंग मामलों को कम कर तारीख पर तारीख की समस्या से निजात दिलाएंगे। करीब तीनों कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे। 1860 के आसपास ये कानूनों को बनाया गया। 1860 से लेकर 2023 तक इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया। एक स्टडी है मित्रों, कोई भी कानून है ये 50 साल के बाद कालबाह्य हो जाता है, क्योंकि समाज जो बदलता है वो कानूनों के अंदर भी परिवर्तन मांगता है। गुनाह का स्केल बदल गया, गुनाह की स्टाइल बदल गई और टेक्निक के उपयोग से भी कई सारे अपराध होने लगे, मगर हमारे कानून जस के तस थे। इसके कारण कोर्टों में केस का बहुत बड़ा जमावड़ा दिखना पड़ता था। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तारीख पर तारीख से बदनाम हो चुकी थी। और मैं आपको कहता हूं कि आने वाले समय में ये 3 कानूनों के पारित होने के बाद तकनीक की जो पृष्ठभूमि गृह विभाग ने इसके पहले 5 साल से बनाकर रखी है, इसके साथ जोड़कर तारीख पे तारीख के जो बहुत बड़ी समस्या है, इसे पूरे देश को निजात देने का काम हमारे ये 3 कानून करेंगे। देहरादून में आयोजित हुए अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए परिवर्तन जरूरी है। ट्वीट में अमित शाह ने लिखा, काउंटर टेररिज्म के अप्रोच में जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटजी और जीरो टॉलरेंस एक्शन को अपनाकर आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना होगा। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है, काउंटर टेररिज्म के अप्रोच में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से आगे बढ़कर जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी और जीरो टॉलरेंस एक्शन की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि आतंकवाद को इस देश में से मूल समेत उखाड़कर फेंक देने का टाइम आ गया है। अब कभी भी ये देश आतंकवाद को सहन न करे, इस प्रकार का देश भर के पुलिस तंत्र का मूड हमने एक साथ मिलकर बनाना है। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारतीय एथलीट्स ने अपनी हिम्मत और हौसले से सफलता की उन बुलंदियों को छू लिया जिस ऊंचाई तक आज तक भारत नहीं पहुंच पाया था। सफलता की नई इबारत लिखते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल्स की सेंचुरी लगा दी है। इस बार 100 पार एशियन गेम्स को लेकर भारत का ये संकल्प अब साकार हो चुका है। जोश, जज्बे और जुनून के साथ जिस लक्ष्य को लेकर चीन के हांगझोउ कूच किया गया था, उसे पूरा करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठतम प्रदर्शन दिया। चीन में हिंदुस्तान का दम दिख रहा है। जैसे ही भारत की बेटियों ने कबड्डी में गोल्ड जीता, मेडल टैली में भारत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया।
भारतीय खिलाड़ी अब तक 105 से ज्यादा मेडल अपने नाम कर चुके हैं। पदकों की ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। एशियन गेम्स में इस उपलब्धि के लिए पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। मैं अपने अभूतपूर्व एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों से भारत को ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। हर आश्चर्यजनक प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया है। मैं 10 तारीख को हमारे एशियाई खेलों के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूँ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भारतीय खिलाड़ियों के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार। मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को, एथलीट्स को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है। और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। 1951 में एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर भारत का ये सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। इससे पहले जकार्ता एशियन गेम्स में 70 मेडल्स जीतकर भारत ने इतिहास रचा था, लेकिन इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने सफलता की नई कहानी लिख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।